उत्तराखंड के लिए ये जो बीजेपी कांग्रेस है ये बहुत बड़ा वायरस बन चुके हैं और इसीलिए मैंने लोग मिलके, आप ये सोचिए जो इनके दुर्गुण थे और इनके दुर्गुण थे दोनों मिलके ये एक बहुत बड़ा और बड़ा वायरस बन चुके हैं। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं द यूएनएन। खबरें आपने देखी हैं, देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन खबरें किस तरीके की आपको आज के दौर के अंदर दिखाई जा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर से ये देखा गया है कि कुछ खबरें जो वाकई खबर होती हैं उनको दबा दिया जाता है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि उन खबरों को जनता के सामने तक लाया जाए। यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि जो दौर इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री का चल रहा है, काफ़ी कुछ एक सवालिया निशान भी बहुत सी मीडिया पर लगते हैं। हालांकि कुछ मीडिया हाउस ऐसे हैं जो वाकई खबरें दिखाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसी खबरों को दिखाते हैं जिनको जनता नहीं चाहती, कोई और चाहता है। मैं नाम नहीं लूँगा कि उसको क्या नाम जनता ने दिया गया है। बात हम अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड का जो एक निर्माण हुआ था, जितना संघर्ष यहाँ पर हुआ था, महिला शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर हुआ कि राज्य निर्माण में उनकी भूमिका आज भी मानी जाती है कि हाँ, अगर उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो महिलाओं की वजह से ही हुआ, महिलाओं के संघर्ष से ही हुआ। एक ऐसा ही चेहरा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मीनाक्षी घिल्डियाल जी। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा और थोड़ा सा जानने की भी कोशिश करूंगा कि आज का जो दौर है, जिस दौर में एक राज्य निर्माण की नींव रखी जा रही थी, एक संघर्ष हुआ था और एक बलिदान काफ़ी कुछ यहाँ पर हुआ था। किसी की मांग से सिंदूर भी उठा था, किसी की गोद भी सुनी हुई थी और किसी के अपने प्यारे भी शहीद हुए थे। आज क्या स्थिति है, मैं अपने मेहमान से आपका तारुफ करा देता हूँ। ये वो चेहरा है जो वाकई पहचान का मोहताज नहीं है। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मीनाक्षी, आमतौर से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि एक मिसाल भी होती है कि कथनी करनी में फ़र्क है। आप उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, 20 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, 21वां साल चल रहा है और जितना संघर्ष यहाँ की महिलाओं ने किया था उसको लेके जो है ना, आज की जो स्थिति है, कि आप वाकई संतुष्ट हैं कि आज महिलाएं यहाँ पर जो है ना, जिस संघर्ष को लेके जो है ना संघर्ष किया गया था, जिस उम्मीदों को लेके, तो वाकई आज संतुष्ट हैं आप उन सब चीज़ों को लेके? नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं वो हमेशा से संघर्षशील रही हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पहाड़ का अस्तित्व है वो बेसिकली महिलाओं ने ही संभाला हुआ है। क्योंकि जब मतलब ये राज्य नहीं भी बना था उस समय भी हमारे पहाड़ों पे रोजगार नहीं होता था और हमारी 80% जो आबादी है उत्तराखंड की वो पहाड़ों पे बसती थी। तो जो वहाँ के जो पुरुष वर्ग होता था बेसिकली वो बाहर नौकरी करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था, क्योंकि घर में खेती वाली जमीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस लेवल पे नहीं होती थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता था और या तो वो फौज में वहाँ के पुरुष रहते थे। तो आप ये सोचिए, उस जो पहाड़ को जो संभालने वाली होती थी वो वहाँ की महिलाएं ही होती थी। वो खेती में भी ध्यान देती थी, वो लकड़ी लेने के लिए जंगलों में भी जाती थी और घर में जो पशुपालन है इसको भी वो संभालती थी और घर का जिम्मेदारी तो उनके सर पे होती ही थी। तो जिस तरह से वो जितनी संघर्षशील वो पहले से रही, तो जब राज्य की बनने की बात हुई थी तो मुद्दा यही था कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जिस तरह की वो पहाड़ वाली जिंदगी वहाँ पे जी रही हैं, तो उसको, उस बोझ को थोड़ा कम किया जाए और वहाँ की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ होगा और आने वाले भविष्य में जो वहाँ उनके बच्चे हैं उनको वहीं पे रोजगार मिलेगा। इस तरह की भावनाओं के साथ वो इस राज्य आंदोलन में कूद पड़ी थी और उन्होंने इस राज्य आंदोलन के लिए अपना उस समय अपने बच्चों को तक निगलेक्ट करके वो सड़कों पे आ गई थी। और उन्हीं की इस जो उन्होंने जो संघर्ष किया, वो जो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट था उनका आंदोलन में, उसी की वजह से ये आंदोलन आज सक्सेसफुल हुआ।
लेकिन आज मैं कहूंगी कि 20 वर्षों के बाद भी आप देख लीजिए, उनकी स्थिति आज भी वैसी है। आज भी वो पहाड़ों पे लकड़ी लेने के लिए जा रही हैं, आज भी वो पुराने तरीके से वो वहाँ पे कृषि कर रही हैं। सबसे ज्यादा उन्हें वो जो जंगली जानवर होते हैं उनके अब भय उन लोगों को है। घर परिवार की जिम्मेदारी आज भी उनके सर पे है। मतलब जिस तरह की वो कठिन जिंदगी उस पहाड़ में जी रही हैं, वो आज जस की तस है। उनके लिए कोई आधुनिक टेक्निक नहीं है किसी चीज के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई कुछ कार्य नहीं हुआ। तो मतलब मैं इस स्थिति से मैं ही क्या, कोई भी महिला मुझे लगता है आज संतुष्ट नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या खेत की बाढ़ ही खेत को खा गई है? क्योंकि संघर्ष करने वाले भी वही, आज जो है ना सत्ता में भी वही लोग हैं, तो क्या उनका ज़मीर वाकई मर चुका है? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है, ये तो बोलने वाली बात है ही नहीं। जो इस मिट्टी से उगे हुए लोग थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, गरीबी देखी, लेकिन आज जब उनके वो सत्ता में आ गए तो वो न जाने क्यों पहाड़ को और पहाड़ के विकास को, वहाँ की जो जनता है, जिस तरह के वो दर्द वहाँ पे झेल रही है, न जाने क्यों वो सबको वो नजरअंदाज करते हैं। आज भी सब लोग जो हैं, जो भी सत्ता में काबिज हैं, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसका जो मेन कारण मुझे समझ में आता है वो ये है, क्योंकि ये जो बीजेपी और कांग्रेस के दबाव में जो ये लोग काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार से खुल के जो है अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं सेंट्रल से दबाव होता है, क्योंकि ये एक नेशनल पार्टीज है। अच्छा मीनाक्षी, ये सब चीज़ें आपके जहन में कब आई, क्यों आई? क्योंकि आपका जो बचपन है पहाड़ में तो गुजरा ही है, लेकिन एजुकेशन आपकी दूसरे स्टेट के अंदर गुजरी है, तो अब क्या तकलीफ आपको कुछ महसूस होती है? और अब इन सब दिक्कतों का सामना करने के लिए या अपना हक मांगने के लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म चुना है अभी आपने? जी डेफिनेटली। पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैं पहाड़ों से बेसिकली हम लोग, मेरी स्टडीज वगैरह सब दिल्ली में हुई, और लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा टच है, हमारी रूट्स हैं, वो पहाड़ों पे हैं। तो जब भी मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, उन्हें भी किसी टाइम पे रोजगार की वजह से नीचे पलायन करना पड़ा था, तो लेकिन उनके दिल में आज भी उत्तराखंड बसता है, और वही चीजें हम लोगों के अंदर भी हैं। जब भी हम लोग छुट्टियों में जब पहाड़ों पे जाते थे, तो मतलब एक बहुत ही सुंदर वातावरण जो हम लोगों को नजर आता था। आप समझ सकते हैं दिल्ली की किस तरह की भीड़ भाड़ होती है, तो उस सब भीड़ भाड़ से जब हमें अपने पहाड़ नजर आते थे, तो वहाँ की शांत वादियाँ और वहाँ का जो फ्रेश एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें हम लोगों को आकर्षित करता ही है, क्योंकि हम लोग, हमारी रूट्स वही हैं। तो जब मैंने ये सब चीजें देखी कि क्यों हमारे यहाँ के लोग इतनी अच्छी लोकेशन को छोड़ के हम लोग क्यों पलायन करते हैं, तो इसके जो मेन कारण हमें नजर आया वो ये आया कि हमारी सरकारों ने वहाँ कभी रोजगार के लिए कभी कुछ कार्य नहीं किया। हमारी बेटियां वहाँ इतनी शिक्षित हैं, आर्थिक, मैं कहूंगी कि शारीरिक और मानसिक तरीके से इतनी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उनको आर्थिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। वो लोग, मतलब बेटियां कितनी भी पढ़ जाएं, कितनी भी सक्षम हो जाएं, लेकिन उन्हें पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पहाड़ छोड़ के नीचे आना ही पड़ता है। और यही स्थिति पुरुषों की भी है। तो जो मतलब ये कंडीशन सारी देख के हमें लगा कि हमें इस क्षेत्र में जरूर कुछ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अपने से एक चीज बताइए, पलायन जो है आमतौर से जो है ना, नारे बहुत लगते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन रोको, पलायन रोको, लेकिन पलायन दो तरीके का है कि एक तो अपनी मर्जी से हो रहा है, एक मजबूरी में हो रहा है। पहाड़ पर किस तरीके का पलायन है? देखिए, पहाड़ पे दोनों तरह का पलायन है। मजबूरी का पलायन ज्यादा है, क्योंकि पहले जो पलायन हुआ वो मजबूरी में हुआ। ठीक है, लेकिन देखा देखी कि हम लोगों ने वहाँ पे, जब हमारे यहाँ के लोग पहाड़ों पे जाते थे, चाहे वो 5,000 रुपए भी कमा रहे, लेकिन वहाँ पे जब वो अपना सूट बूट में जाके पहुँचते थे, तो वहाँ के गांव के लोगों को ये नजर आता था कि हम लोग तो यहाँ इतने बुरे हाल में रह रहे हैं, वहाँ पे चाहे 5,000 की नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन ठाट बाट में रह रहे हैं, और वहाँ पे उनको सारी सुविधाएं अपने मुंह के सामने मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारा राज्य बना, तो उसके बाद भी हमारे पहाड़ों पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई। आप देखो, अगर वहाँ पे शिक्षा के स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई अच्छी होती, तो ऑटोमेटिकली सारी चेन बेहतर होती चली जाती है। जब वहीं के
बच्चे अच्छी शिक्षा लेके वहीं पे उनको रोजगार मिलता तो ऑब्वियसली वहाँ पे बाजार का डेवलपमेंट भी होता और बाजार के डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ के लोगों की स्थिति भी बेहतर होती। तो कोई भी मुझे लगता है कि नीचे जब पलायन के लिए आता है तो वो पैसों के लिए ही पलायन करता है, कमाई के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा को लेके और अपने स्वास्थ्य को लेके, इन्हीं चीजों के लिए वो पहाड़ों पे रहना नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या जो है ना, आपने जो उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा, गढ़वाल प्रभारी भी आप हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके मन में कौन सा ऐसा जो है ना रूट प्लान है कि जिससे ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी? क्योंकि जनता इस वक्त यूकेडी से दूरियां बनाए हुए है, तो उनको अपनाने के लिए आपका कोई जो है ना ऐसा रूट प्लान है पार्टी का? देखिए सर, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल से आज भी किसी ने दूरियां नहीं बनाई हैं। आज भी लोगों के दिल में उत्तराखंड क्रांति दल बसता है। आप 20 वर्षों में जनता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हाल देख लिए हैं। आप देखेंगे कि आज की राजनीति में क्या हो रहा है। आज की राजनीति में जो कांग्रेस की विचारधारा थी, बीजेपी की अलग अलग विचारधाराएं थी, पहले लोग इन विचारधाराओं की वजह से इनको वोट दिया करते थे। लेकिन आज क्या सिस्टम हो गया है कि बीजेपी के अंदर भी वही लोग हैं, कांग्रेस के लोग ही बीजेपी के अंदर है। तो भाई इसमें बदलाव क्या हुआ? दोनों के दोनों लोग मिलके, आप ये सोचिए, जो इनके दुर्गुण थे और इनके दुर्गुण थे, दोनों मिलके ये एक बहुत बड़ा वायरस बन चुके हैं। तो आज उत्तराखंड के लिए ये जो बीजेपी कांग्रेस है, ये बहुत बड़ा वायरस बन चुके हैं और इसीलिए मैंने अपने क्षेत्रीय दल को चुना। और जैसा कि आप अन्य राज्यों में भी देखेंगे तो वहाँ पे क्षेत्रीय दल का अपना एक अलग वर्चस्व है। तो डेफिनेटली वही वर्चस्व अब यहाँ के उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि जो क्षेत्रीय दल है, बेसिकली वही जो यहाँ के मुद्दे होंगे, जो मेन मुद्दे होंगे, वो क्षेत्रीय दल ही उन पे कार्य कर सकता है। और यही कारण रहा कि मैंने क्षेत्रीय दल को चुना और क्षेत्रीय दल में मैंने आने का प्लान। अच्छा, एक चुनौती हो सकता है, मुझे लगती हो कि ऐसा है, दोनों जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं पैसे से सक्षम है, यूकेडी कहीं ना कहीं कमजोर जो है ना आती है। तो जो अलग पहले जगी थी अब से 20 साल पहले, क्या आप वही अलग आप जगा सकते हैं लोगों के दिमागों के अंदर? जी बिल्कुल। आप देखिए, मैं तो महिला हूँ और महिला की बात करूंगी। जो हमारी महिला शक्ति है वो आंदोलनों में बहुत सक्रिय रही है। आप देखेंगे, चाहे वो पेड़ बचाने का आंदोलन हो या शराबबंदी का आंदोलन हो या और भी अन्य सामाजिक आंदोलनों में, हमारी जो पहाड़ की महिलाएं वो बहुत सक्रिय रही हैं। और डेफिनेटली ये जो महिला जब कुछ ठान लेती है तो वो करके रहती है। और अब महिलाओं ने ये ठान लिया है कि हमें इन राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर निकालना है, खदेड़ना है और यहाँ पे हमें अपना उत्तराखंड क्रांति दल ही चाहिए जो महिलाओं की स्थिति को समझेगा। अच्छा मीनाक्षी, क्या दुर्गा का रूप महिलाएं धारण करेंगी? जी, महिलाओं को दुर्गा का रूप धारण करने की जरूरत ही नहीं है। महिलाएं खुद ही दुर्गा है और काली हैं। बस ये है कि उसको जगाने की जरूरत है। और वो अब ऑटोमेटिकली 20 वर्षों में जिस तरह के हाल इन्होंने आज उत्तराखंड में कर दिए हैं, जिस तरह की महिलाओं की स्थिति आज उत्तराखंड में हो चुकी है, तो महिलाओं के अंदर वो दुर्गा ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी है और वो जाग चुकी है। और आज महिलाएं जो है वो एकत्र होकर, एकमुठ होकर ये जताना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि पुरुषों के बिना भी और राजनीति में भी महिलाएं उसी तरह से भागीदारी कर सकती हैं जिस तरह से एक पुरुष करता है। अच्छा, सोते हुए को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर भी सो रहा है उसको कैसे जगाएंगे? जागते हुए भी सो रहा है? नहीं, देखिए, जागते हुए मैं यही कहूंगी कि जो महिलाएं हैं, बेसिकली अगर मैं राजनीतिक वर्चस्व की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का राजनीतिक वर्चस्व जो है वो बहुत ही हाशिए पे है। बिल्कुल उनका मैं कहूंगी कि निम्न स्तर पे है, अभी उस स्तर पे है ही नहीं राजनीति में। और जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति है उसका कारण, बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि महिलाओं का राजनीति में ना होना। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन राष्ट्रीय पार्टियों की भी बात करूं तो ये महिलाओं को सिर्फ सामने रखती हैं, उनको एक अपनी पार्टी में जगह देती हैं, लेकिन उनको एक दायरे में बांधने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो सामाजिक आंदोलनों में हमारी महिलाएं बहुत जागरूक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब पार्टियों से बंध जाती हैं तो वो एक दायरे में आके बंध जाती है। अच्छा, जागरूक करने के लिए हाल ही में आप कुछ कर रही हैं? जी हाँ, हम लोगों ने एक महिला जन चेतना रैली शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये हमने 8 तारीख को अपने देहरादून जिले में रखी है। उसके बाद हम लोग इसे अन्य जिलों में भी करेंगे, जिससे हम महिलाओं पे हो रहे जो अत्याचार है, शोषण है, या महिलाओं के
महिलाओं की भलाई के लिए जो योजनाएं नहीं धरातल पर आ पा रही हैं, उन सब के लिए महिलाओं को जागरूक करेंगे। अच्छा, मंजिल कितनी दूर है? मंजिल हमें साफ नजर आ रही है और डेफिनेटली 2022 महिलाओं का होगा, यूकेडी का होगा। अच्छा, कोई अपील करना चाहेंगी जनता से? जी, मैं जनता से ये कहना चाहूंगी कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि राजनीति बुरी है, राजनीति में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जानकारी है, वो क्यों नहीं राजनीति में आके इसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो डेफिनेटली महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, कुल मिला के बात ये तो बात तय है कि महिलाओं का समाज के अंदर वो वर्चस्व आज भी है, भले ही हम ना मानते हों। पहली चीज, अगर आदमी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करता है, अगर उसको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करता है, और कहीं अगर क्रोध की जरूरत है तो वो दुर्गा का रूप भी वही है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो अब से उत्तराखंड निर्माण के वक्त एक मुहिम महिलाओं की तरफ से संघर्ष की चली थी, और आज जो कमान मीनाक्षी घिल्डियाल ने संभाली है, क्या वो अभी तक या आगे आने वाले वक्त में या 2022 में कितना पूरी हो पाती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, दायूएनएन, देहरादून।